तो आज क्या पढ़ना है? देखो, हमने एपीकल्चर कर लिया था। जल्दी से ये भी देख लेते हैं, सेरीकल्चर। देखो इसमें सिल्कवर्म रेयरिंग एंड रिलेटेड प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर सेरीकल्चर में, जैसे आप जानते हैं कि जो सबसे कॉमन सिल्कवर्म है उसको बॉम्बिक्स मोरी कहा जाता है, और इसके सिल्क को मलबरी सिल्क कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें एक और नाम आता है एंथ्रिया असामा। इसके सिल्क को मूगा सिल्क कहते हैं, MUGA। और एक और नाम जिसमें आता देखो, एंथ्रिया, आई थिंक एंथ्रिया पेपिया कहते हैं, PAPHIA। इसको तसर सिल्क कहा जाता है, तसर सिल्क। ये अलग अलग तरह के सिल्क होते हैं। देखो मोस्ट कॉमन यही है, देखो बॉम्बिक्स मोरी वाला तसर सिल्क कहते हैं। और याद रखिएगा, बॉम्बिक्स मोरी में इसका जो 5th स्टेज कैटरपिलर होता है, 5th स्टेज कैटरपिलर जो होता है, ये कैटरपिलर अपने कोकून के अंदर, देखो ये कोकून है इसका, और इसके अंदर देखिए ऐसे मूगा 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 कहते हैं, MUGA। देखो इसमें ये जो कैटरपिलर होता है, देखो ये कैटरपिलर होता है ऐसे, 5th स्टेज कहते हैं इसको। और ये अपने अंदर इस तरह का, देखो ये थ्रेड बनाता है, ये सिल्क थ्रेड है। देखो इसके अंदर, इसको सिल्क थ्रेड कहा जाता है। तो कोकून के अंदर सिल्क थ्रेड होता है ना, और कोकून से सिल्क थ्रेड ऑब्टेन किया जाता है, एक्सट्रैक्टेड। इसको स्टिपिंग भी कहते हैं, स्टिपिंग कहते हैं, स्टिपिंग। गर्म पानी से ट्रीट करके ये किया जाता है, स्टिपिंग करते हैं। उसके बाद इसमें सिल्क थ्रेड तैयार करते हैं। फिर देखो इससे फिर सिल्क क्लॉथ तैयार होता है, और फिर डीगमिंग प्रोसेस कहते हैं। डीगमिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि होता है देखो सिल्क में एक्चुअली क्या होता है, जो सिल्क का थ्रेड होता है ना, सिल्क का थ्रेड, देखो इस थ्रेड को कहते हैं फाइब्रोइन। ये काफी डेलिकेट फाइबर होता है, और इसके ऊपर एक थोड़ा डल कलर का, देखो एक कवरिंग है, देखो इस तरह का, इसको सेरिसीन कहा जाता है। 80% तो ये फाइब्रोइन होता है, 20% सेरिसीन होता है। ये प्रोटीन होता है ये भी। तो सिल्क फाइबर खुद में एक प्रोटीन है एक्चुअली, फिब्रोइन जानते हैं, कहते हैं उसको, और सेरिसीन उसकी बाहर की कवरिंग होती है।
उस थ्रेड के ऊपर। कपड़े बनने के बाद इस सेरिसीन को हटा देते हैं केमिकल ट्रीटमेंट से, उसी को डिगमिंग कहा जाता है। तो केमिकल ट्रीटमेंट से सेरिसीन को हटा दिया जाता है ताकि आपके कपड़े का जो ओरिजिनल लस्टर है, उसका जो चमक है वो नजर आएगा आपको। तो रिमूवल ऑफ सेरिसीन कहते हैं, ये तब होता है जब कपड़े सिल्क का कपड़ा तैयार हो जाता है। तो एक केमिकल प्रोसेस है जिससे सेरिसीन हटा दिया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिगमिंग कहते हैं इसको। तो लिख लीजिएगा इसको, डिगमिंग में क्या होता है, रिमूवल ऑफ कहते हैं, रिमूवल ऑफ सेरिसीन। तो स्टिफिंग होता है, फिर धागा तैयार करते हैं, है ना, फिर स्पिनिंग से उसका धागा तैयार होता है, फिर उसका कपड़ा तैयार होता है ना, और क्लॉथ बनता है उससे, और फिर लास्ट में कहते हैं डिगमिंग प्रोसेस है, जो केमिकल को, जो सेरिसीन को हटाने के लिए यूज किया जाता है। तो हर देखो, हर तरह के सिल्क वर्म का जो उसका जो ग्रोइंग प्लांट है, रियरिंग प्लांट जो होता है ना, जिसके पत्ते पे वो फीड करता है, वो अलग तरह का प्लांट होता है। जैसे मलबरी खुद प्लांट का नाम होता है, बॉम्बिक्स मोरी का जो कैटरपिलर है वो नॉकटर्नल, एक्चुअली मॉथ, अगर देखा जाए तो सिल्क वर्म एक तरह का मॉथ होता है, और ये एक्टिव इन नाइट कहता है, एक्टिव इन नाइट होता है। तो ये है, देखो सेरिकल्चर की पूरी कहानी है, बस ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी में है भी नहीं, लेकिन याद रखना ये जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये देखिए, जो फिफ्थ स्टेज कैटरपिलर होता है ये सिल्क बनाता है, एडल्ट से सिल्क नहीं आता, एडल्ट सिल्क वर्म से सिल्क नहीं आता, कैटरपिलर से सिल्क आता है। और फाइब्रोइन जानते हैं प्रोटीन होता है ये। और चाइना वाज द पायनियर, ऐसा माना जाता है कि सिल्क का जो पूरा जो बिगनिंग है, सिल्क के कपड़े की कहानी जो है, हाँ जी, ये बीटा प्रोटीन्स में आते हैं, एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड कहते हैं इसको प्रोटीन। बिल्कुल सही बात है, चाइनीज लोगों ने सिल्क का यूज स्टार्ट किया था, और चाइना इसको काफी समय तक चाइना ने इस कहानी को आगे जाने नहीं दिया कि सिल्क कैसे बनता है, उसका पूरा मैकेनिज्म क्या है। तो बाद में कुछ मॉन्क वगैरह जो चाइनीज मॉन्क थे, वो जब वो अपनी कंट्री से बाहर निकले तो फिर उसने इसके बारे में लोगों को बताया था, और धीरे धीरे फिर इंडिया में, श्रीलंका में ये फिर सिल्क के कपड़े पहनने जाने लगे, बट ये स्टार्ट चाइना से हुआ था। ठीक है, और आप जानते हैं कि नेचुरल सिल्क जो होता है ये काफी कॉस्टली कपड़ा है, हर लोगों की बस में नहीं है ये। प्योर सिल्क के कपड़े बड़े महंगे होते हैं, लाख लाख की साड़ियां आती हैं प्योर सिल्क की, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि एक आधे, मतलब 400-500 ग्राम का जो सिल्क का साड़ी होता है, उस सिल्क के साड़ी को बनाने के लिए लगभग 40 से 50 हजार कोकून को किल कर दिया जाता है। सोच सकते हैं आप, 400-500 ग्राम की जो सिल्क की साड़ियां होती हैं, उसको बनाने के लिए 40 से 50 हजार कोकून को स्टिफिंग मेथड से किल कर दिया जाता है। क्योंकि कोकून अगर खुद से बाहर निकलेगा ना, कोकून से कैटरपिलर बाहर निकलेगा, तो वो पूरा का पूरा थ्रेड बेकार कर जाता है। तो इससे पहले कि कैटरपिलर उस कोकून से बाहर निकले, पहले उसे गर्म पानी में डाल देते हैं, और अंदर ही कैटरपिलर को मार दिया जाता है ताकि सिल्क डैमेज ना हो। समझ में आ गया? चलिए, तो ये था अबाउट सेरिकल्चर। हाँ, कन्या भ्रूण चलो ठीक है, यहाँ देखो, अब आगे चलते हैं। ये लिख लिया, और देखो एक नाम आपको याद होगा, नाम याद होगा तुम लोगों को। देखो एक नाम आता है इसमें, नोजेमा बोम्बाइसिस। नाम याद आया ये वाला, नोजेमा बोम्बाइसिस का नाम याद आया? एक डिजीज का नाम मैंने बताया था आपको,
पेब्रिन डिजीज ऑफ सिल्कवर्म कहता है, डिजीज ऑफ सिल्कवर्म, ये इसी से होता है। सिल्कवर्म का ये पैरासाइट है, नोजेमा बोम्बाइसिस प्रोटोजोआ होता है ये एक तरह का स्पोरोजोवन पैरासाइट है प्रोटोजोआ का, और ये डिजीज क्रिएट करता है, इसको पेब्रिन डिजीज ऑफ सिल्कवर्म कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो याद रखिएगा, दैट्स ऑल अबाउट द सेरीकल्चर। हाँ जी, तो देखो पिसीकल्चर में कई सारे ब्रांच है। देखो एक्चुअली नाम तो होता है एक्वाकल्चर कहता है, एक्वाकल्चर में का ये पार्ट है देखो, और एक्वाकल्चर का एक ब्रांच पिसीकल्चर है रिलेटेड टू फिश कहा जाता है। समझ में आ गया ना? तो एक्वाकल्चर का एक पार्ट है देखो पिसीकल्चर। अब एक्वाकल्चर में तो क्रैब की बात भी करते हैं, ऑयस्टर की बात भी करते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? क्रस्टेशियंस की बात भी करते हैं, मछली की भी बात करते हैं। तो फिश कल्चर, एक्वाकल्चर एक ब्रांच जो मछली को डील करता है, उसी को पिसीकल्चर कहा जाता है। तो पिसीकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एक्वाकल्चर, पिसीकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर इंक्लूड्स ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स जो कमर्शियली यूज में आता है। इसमें क्रैब भी है, लॉबस्टर भी है, प्रॉन भी है ना, मछली भी है, ऑयस्टर भी है, बट उसका एक ब्रांच जो केवल मछली के लिए होता है, उसी को पिसीकल्चर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और देखो अब याद रखिएगा, पिसीकल्चर में हम दो तरह के फिशरी की बात करते हैं। एक कैप्टिव फिशरी होता है, और एक इसमें शायद कल्चर फिशरी कहते हैं। हाँ जी, इसी को आप इनलैंड फिशरी भी कहते हैं। अब देखो कैप्टिव फिशरी ये लिखा जाता है फिश ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस। इसमें आप फ्रेश वाटर की बात भी करते हैं और मरीन फिशेस की बात भी करते हैं। आप समंदर से, है ना, आप तालाब से, नेचुरल जो सोर्स है, आप किसी यमुना से, गंगा से मछली निकाल के ला रहे हैं, आपने उसमें कुछ योगदान नहीं दिया है, आपका उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सच कैप्टिव फिशरी है, हर आदमी स्वतंत्र है। आप भी चाहें तो आप फिशरी पोजीशन में चले जाइए, वहां मछली जाइए आप पकड़ के, है ना। हाँ, जो एक वैसे भी देखो कैप्टिव फिशरी लार्ज स्केल पे होता है, समंदर में कोई मछली का सीट थोड़ी डालता है ना। और ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है, आप जानते हैं, है ना। तो कैप्टिव फिशरी ये पूरी तरह से एक नेचुरल सिस्टम बेस्ड सिस्टम है कि फिश ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस। सिंपली आपको केवल बड़े बड़े जहाज और जाल लेके जाना है और मछली पकड़ के लाना है। इसमें आप कोई आर्टिफिशियल कुछ ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन जो कल्चर फिशरी होता है, इसको इंडियन फिशरी भी कहते हैं, इसमें आप जो या तो देखो कुछ नेचुरल पॉन्ड भी होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल पॉन्ड भी होता है। और ये जो इनलैंड फिशरी होता है, ये मोस्टली फ्रेश वाटर के लिए होता है। तो करना क्या, देखो इसमें जो नेचुरल पॉन्ड है या आर्टिफिशियल पॉन्ड भी होता है, तैयार करते हैं उसको,
आपने घर के आगे एक तालाब तैयार कर लिया छोटा सा अपना, है ना, और उसमें क्या करते हैं देखो, छोटे छोटे साइज के, पहले आप देखो इसको फिश फ्राई या फिश सीड भी कहते हैं इसको। नर्सरी से आप फिश सीड या इसको छोटे साइज के फिश को फिश फ्राई भी कहा जाता है। जो मछली का नर्सरी होता है ना, वहां से आप मछली का जिस मछली को आप ग्रो करना चाहते हैं अपने पॉन्ड में, वो ले आइए और आपने उसको डाल दिया उस नेचुरल पॉन्ड के अंदर या आर्टिफिशियल पॉन्ड के अंदर, और धीरे धीरे क्या होगा देखो, ये जब साइज में ग्रो कर जाते हैं तो यहां से आप फिर निकालेंगे उसको। तो ये पूरी तरह से एक ह्यूमन बेस्ट इंटरफेरेंस देखो, इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है। आप इसमें अपना योगदान देते हैं, आपको मछली का सीड डालना पड़ेगा उसमें। सीड करेगा मतलब कोई वो लार्वा वगैरह, मतलब कोई लार्वा नहीं होता मछली में, कोई लार्वा नहीं होता, छोटी साइज की मछलियां होती हैं। और देखो एक टर्म यूज करते हैं, कंपोजिट कल्चर होता है, कंपोजिट कल्चर कहते हैं। इसमें एक से ज्यादा तरह की मछली को आप तालाब में, कोई भी मछली नहीं, देखो हर तरह की मछली को ग्रो नहीं करते, जो इडेबल मछलियां होती हैं एक्चुअली, जैसे कंपोजिट कल्चर होता है, इसमें क्या होता है देखो, जो 3 तरह की मछलियां होती हैं इसमें साथ में रखते हैं इसको। इसमें कौन सी मछली आती है देखो, कतला, लेबियो, मृगनल कहते हैं। कतला, लेबियो और एक मृगनल होता है, ये ईटेबल मछलियां होती हैं। इन तीनों को आप एक साथ ग्रो कर सकते हैं, ये आपस में कंपीट नहीं करते दूसरे से। हाँ, एट डिफरेंट लेवल ऑफ वाटर, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। सबसे ऊपर ये होता है, बीच में ये होता है, सबसे नीचे ये फीड करता है। कतला, लेबियो, मृगनल, कंपोजिट कल्चर है ये। रोहू, लेबियो को रोहू कहा जाता है ना, ये रोहू है। तो देखो कतला है, लेबियो है, मृगनल है, ये सब कंपोजिट कल्चर में आप इसे एक साथ ग्रो कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने क्या कहा देखो, ये कंपोजिट कल्चर है, आपने एक ही तालाब के अंदर 3 तरह की मछली को आपने आर्टिफिशियली ग्रो किया। कंपोजिट, ये कॉम्पिटिटिव, मतलब कह सकते हैं आप, ये कंफर्टेबल, एक दूसरे से कंपीट नहीं करते, एक दूसरे को किल नहीं करते, इनका अपना अलग अलग जोन होता है फीड करने का। तो कतला है, लेबियो है, मृगनल है, ये 3 अलग अलग तरह के फ्रेश वाटर की मछलियां हैं, इन्हें आप एक साथ ग्रो कर सकते हैं, इसी को कंपोजिट कल्चर कहा जाता है। इनलैंड फिशरी की बात कर रहे हैं हम, समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, और देखो अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ देखिए, कुछ और नाम जैसे कॉमन कार्प है, कॉमन कार्प, सिंघाला एक मछली का नाम है देखो, ये सब फ्रेश वाटर की मछलियां हैं, इन्हें फ्रेश वाटर डबल फिश कहते हैं। कॉमन कार्प, सिंघाला, कतला, लेबियो, मृगनल, ये नाम याद रखिएगा। बेटा गंबूजिया खाते थोड़ी हैं, अरे गंबूजिया खाने के लिए थोड़ी यूज कर रहे हैं इसको, वो तो मॉस्किटो के लार्वे को फीड करता है, उसके लिए यूज होता है। मैं ईडेबल फिश की बात कर रहा हूं, आपके एनसीईआरटी में ईडेबल फिश का नाम लिखा हुआ है, वो सब मेरीन वाटर में आते हैं। देखो मेरीन फिश में नाम आता है सार्डिन का, मैकरल का, इल्सा का, पॉम्फ्रेट का,
सैल्मन वगैरह भी आता है इसमें। सलमान नहीं है, सैल्मोन है। तो ये सब देखो मेरीन फिशेज हैं, मेरीन इडेबल फिशेज कहते हैं इनको। पॉम्फ्रेट, हाँ जी, पॉम्फ्रेट होता है। स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है क्या? देख लेना एक बार पॉम्फ्रेट का स्पेलिंग क्या है। देखो पॉम्फ्रेट का स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, जल्दी बताओ। पॉम्फ्रेट कैसे लिखते हैं? POMPHET, पॉम्फ्रेट, POMFRET। ठीक है चलो, POMFRET, पॉम्फ्रेट कहा जाता है। और ये साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा इडेबल मछली है मेरीन वाले पार्ट में। जैसे कहते हैं लेबियो, ये फ्रेश वाटर में सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसको। रोहू मछली सबसे ज्यादा यूज होता है फ्रेश वाटर की मछली की बात करें तो। वैसे मेरीन वाटर में सबसे ज्यादा जो साउथ इंडिया में लोग मछली फीड करते हैं वो पॉम्फ्रेट ही है। सिंगल स्पाइन होता है इसके बीच में, ज्यादा खाने में तकलीफ नहीं होती इसको। वैसे भी देखो मेरीन मेरीन मोस्ट ऑफ द मेरीन फिशेज में जो बोनी पार्ट होता है उसका, जो उसके स्पाइन्स होते हैं, वो सेंट्रल पार्ट में मिलेगा आपको ज्यादा। लिवियो वगैरह में क्या है कि उसके स्पाइन्स इधर से स्कैटर्ड रहते हैं, तो खाने में थोड़ा तकलीफ होता है उसको। खाने में अच्छा तो लगता है लेकिन थोड़ा कांटे वाटे होते हैं उसमें, थोड़ा सावधानी से खाना होगा। बट मोस्ट ऑफ द मेरीन फिशेज में होता है देखो, हाँ स्पाइन डिस्टर्ब करता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट जो मेरीन मछलियां होती है ना, उनमें स्पाइन्स मिडिल पार्ट में होता है, वो सभी उसके वर्टिब्रल कॉलम के साथ ही मिलेगा आपको। तो बस आप उसको आसानी से हटा के खा सकते हैं। और जानते हो कि मछली ये काफी बढ़िया एक फूड सोर्स है, प्रोटीन रिच फूड है ये। बहुत आसानी से ये डाइजेस्टेबल है। इसमें फैट का अमाउंट ना के बराबर होता है। इसमें अच्छे प्रोटीन्स होते हैं, जिससे हेयर्स के लिए, स्किन के लिए भी अच्छा होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। फिश मील जो होता है देखो, ये काफी बढ़िया सोर्स है प्रोटीन का। वेलेबल प्रोटीन्स हैं, ओमेगा प्रोटीन वगैरह मिलता है। इससे आई के साइड के लिए, हेयर्स के लिए काफी अच्छा होता है ये प्रोटीन्स वगैरह जो होता है। और अगर अगर आप देखें थोड़ा सा, तो बंगाल्स में कहते हैं ना, बंगाल का जो एक कल्चर है, हाँ जी, वेस्ट बंगाल में, दे हैव वेरी गुड आईज एंड वेरी कर्ली हेयर्स। उसमें कहीं ना कहीं उनका जो फिश फूड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे बंगाल बंगाल की तरफ के जो लोग होते हैं, उनके हेयर्स बड़े कर्ली होते हैं, और उनके जो आईज वगैरह होते हैं, इट लुक्स वेरी गुड। तो फिश फूड आप जानते हैं कि बंगाली फूड जो होता है, बंगाली लोग बिना मछली के रह नहीं सकते। दे बिकम मैड इफ दे डोंट इवन स्मेल अ फिश पर डे। मछली का उनको केवल स्मेल भी चाहिए एटलीस्ट, सब्जी में, दाल में, चावल में, है ना, कहीं ना कहीं मछली का उनको स्मेल चाहिए, अदरवाइज उन्हें खाना अच्छा नहीं लगेगा उनको। माछ भात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो माछ भात एवरी डे, यू आर राइट। बेटा बिहार में इतना नहीं चलता है। हाँ, बिहार में उधर जो लोग दरभंगा और मधुबनी के साइड में लोग हैं, झाजी लोग हैं, वो ज्यादा खाते हैं। सही कह रहे हो। बट ये उतना नहीं चलता। बट हाँ, मिथिलांचल के जो लोग हैं, मधुबनी साइड, दरभंगा साइड, उधर मछली का लोग ज्यादा इंटेक करते हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम याद रखिएगा। और आप जानते हैं कि जो कॉड लिवर ऑयल होता है, कॉड लिवर ऑयल जानते हैं आप, ये मछली के शार्क वगैरह के लिवर से निकलता है ये।
और ये विटामिन ए और विटामिन डी का बढ़िया सोर्स होता है। हरियाणा में नहीं खाते, हरियाणा में कहाँ से खाएंगे, हरियाणा में तालाब ही नहीं है। हरियाणा में तालाब कहाँ है? हरियाणा में लोग, देखो हरियाणा के लोग ज्यादा नॉनवेज नहीं खाते। हरियाणा में लोग दूध दही ज्यादा खाते हैं, नॉनवेज ज्यादा नहीं चलता। नॉनवेज का लोग पंजाब में ज्यादा खाते हैं। मोस्ट ऑफ द हरियाणवीज आर वेजिटेरियन। राजस्थान में भी लोग वेजिटेरियन हैं। देखो नॉनवेज खाने का जो पूरा एक अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, साउथ का पूरा जो स्टेट है, या फिर आप पंजाब देखिए, दिल्ली देखिए, ठीक है। चलिए, ये था आपका, दैट्स ऑल अबाउट योर पीसी कल्चर। बस इतना ही याद रखना है, इसमें बहुत ज्यादा कहानी तो है नहीं। ठीक है बच्चों, चलो एक क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन बताओ। Pasmina is obtained from ऑप्शन देखो, चीरू, कश्मीरी गोट, रैबिट, एंग्लो नूबियन, और एक और नाम बता देता हूँ जो, लाही। क्या होगा आंसर? हाँ भी तो आंसर सही है, कश्मीरी गोट कहते हैं इसको। चीरू देखो, एक्चुअली चीरू एक तिब्बतन एंटीलोप का नाम है ये। चीरू इससे जो आता है देखो, इसके पार्ट को सहतूस कहते हैं, जिसको किंग ऑफ ऊल कहा जाता है। इसे किंग ऑफ ऊल कहते हैं, लेकिन अब ये बैन हो चुका है चीरू का अब। हाँ जी, सहतूस जो है ना, ये काफी वार्म ऊल होता है। चीरू एक तिब्बतन एंटीलोप है जो इंडेंजर्ड एनिमल में जा चुका है। इसका अगर आप शिकार करेंगे तो आप खुद शिकार हो जाएंगे, ठीक है। नॉन अवेलेबल वारंट निकलेगा आपके अगेंस्ट, और 5 साल के लिए अंदर। सलमान खान जैसे अभी तक जूझ रहा है ना, अभी तक ब्लैक उसके चक्कर में, उसी तरह का ये भी एक एनिमल है जो बहुत ज्यादा कम नंबर में रह गया है। एंग्लो नूबियन देखो, ये एक, इसको कहते हैं जर्सी ऑफ गोट वर्ल्ड, इसको जर्सी ऑफ गोट वर्ल्ड कहा जाता है। एंग्लो नूबियन ये एक एक्सोटिक ब्रीड है बकरी का। हाँ जी, ब्लैक बक के चक्कर में सलमान खान घूम रहा है। एंग्लो नूबियन देखो, ये एक काफी मिल्क यील्डिंग बकरी है, ये जर्सी ऑफ गोट वर्ल्ड कहते हैं इसको। और लाई एक तरह का ये भेड़ की वैरायटी है, जिससे कारपेट ऊल निकलता है। ये कुछ नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं पहले पूछा गया है तो। हाँ जी, लाही, ये भेड़ की वैरायटी है एक, सीप कहते हैं इसको, जिसे कारपेट का जो ऊल वगैरह निकलता है।
ठीक है, बाकी तो सब ठीक है। जैसे ये बताओ, ये नाम सुना आपने? असील, कड़कनाथ, हाँ जी। असील एक्चुअली देखो ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, पोल्ट्री में कहते हैं, कॉक फाइटिंग में यूज करते थे पहले इसको। राजस्थान वगैरह में मुर्गी की लड़ाई होती थी। ये सब टेबल बर्ड हैं, बड़े स्वादिष्ट होते हैं। टेबल बर्ड समझते हो ना, देसी मुर्गा, जो जिसके खाने के बाद आपको अच्छा लगेगा। तो ये सब, और असील वगैरह का यूज होता था पहले, अभी भी यूज करते हैं लोग। हाँ जी, कॉक फाइटिंग कहते हैं, मुर्गे की लड़ाई होती थी पहले, राजा महाराजा पूरा जयपुर जैसलमेर हार जाते थे मुर्गे के चक्कर में। ठीक है, कि किसका मुर्गा स्ट्रांग है, मुर्गे के ऊपर लोग जयपुर और अजमेर हार गए। तो ये याद रखिएगा, पोल्ट्री कल्चर में आता है ये सब नाम। चलिए, अरे तिब्बतन एंटीलोप नाम है और क्या, एंटीलोप का नाम है, चीरू उसका कॉमन नेम है। तिब्बतन एंटीलोप के ही उसके ऊल से सहतूस आता है, उसके फर से सहतूस बनता है। सहतूस सबसे वार्म ऊल कहा जाता है, इसको किंग ऑफ ऊल कहते हैं। तिब्बतन एंटीलोप एंटीलोप की वैरायटी है, इसी को चीरू कहते हैं कॉमन उस टर्म में, वहां के लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए अब चलो मैं एक क्वेश्चन अभी किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, बायोटेक स्टार्ट करने के पहले मैं एक दो पॉइंट बता दूंगा और तुम लोगों को। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, कैंसर से रिलेटेड था, टीलोमेरेज इनहिबिटर क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी है, नीट के एग्जाम में कुछ दिन पहले, दो तीन साल पहले किसी बच्चे ने पूछा भी था। तो मैं बता दूं आपको, ये कैंसर से रिलेटेड एक पार्ट है टीलोमेरेज इनहिबिटर का। एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट खत्म हो चुका है, एनिमल हस्बेंड्री खत्म हो चुका है। बायोटेक स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ वो चीजें बता दूं जो आपके क्वेश्चन में है, जो आपने डिस्कस नहीं किया है। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, आपके सेल्स में एक एंजाइम है, टीलोमेरेज कहते हैं, एंजाइम होता है ये, और ये जो एंजाइम होता है, इट रेस्ट्रिक्ट द normal division of cells after few mitotic division कहता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि जो कैंसरस सेल होते हैं, कैंसरस सेल कंटिन्यू फंक्शन ऑफ telomerase enzyme, hence cells continue mitotic division। ठीक है, अब देखो जो रिसेंट ट्रीटमेंट है, रिसेंट ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसपे नोबेल प्राइज भी दिया गया, इनहिबिशन कहते हैं, इनहिबिशन ऑफ
टीलोमेरेज एंजाइम कहा जाता है। अगर इसके एक्शन को कैंसरस सेल में रोक दिया जाए तो काफी हद तक कैंसर के सेल्स को ग्रो करने से रोक सकते हैं आप। और इसी चीज पे लास्ट ईयर मेरे ख्याल लास्ट टू लास्ट ईयर जिस साल नोबेल प्राइज दिया गया था इसी ट्रीटमेंट पे, उसके नेक्स्ट ईयर आपकी नीट के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा, क्वेश्चन मिलेगा आपको, आपकी गाइड में मिलेगा लिखा हुआ। याद रखना कि अगर कैंसर सेल के टीलोमेरेज के पार्ट को इनहिबिट कर दिया जाए तो कैंसरस सेल के ग्रोथ को चेक किया जा सकता है। और ये सबसे रिसेंट ट्रीटमेंट है कैंसर में। और इस डिस्कवरी के लिए 2 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया था। 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। और इसके नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था आपके नीट के एग्जाम में। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? किसी ने पूछा था मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये। अब देखो आपके गाइड में भी क्वेश्चन होगा ये मेरे ख्याल से। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या कहा कि कैंसरस सेल जो होता है ना, जैसे मैंने क्या देखो टीलोमेरेज एंजाइम है, ये नॉर्मल एंजाइम होता है। ये रेस्ट्रिक्ट करता है नॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल्स को आफ्टर फ्यू माइटोटिक डिवीजन। कुछ माइटोसिस होने के बाद वो सेल्स को डिवाइड नहीं होने देता। ये नॉर्मल एक्टिविटी होता है। लेकिन कैंसरस सेल में क्या होता है, देखो जो टीलोमेरेज का एक्शन है वो चलता रहता है। कैंसरस सेल में क्या लिखा है देखो, कंटिन्यू फंक्शन ऑफ टीलोमेरेज एंजाइम, हेंस सेल्स कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन। टीलोमेरेज अगर बना रहेगा तो कैंसरस सेल डिवाइड करते रहते हैं। अगर आप इसी तरीके से उस टीलोमेरेज को इनहिबिट कर दें तो कैंसर सेल्स का जो डिवीजन है वो क्या होगा बताओ, अपने आप चेक हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, क्लियर है ना? चलिए ठीक है, याद रखिएगा इसको। अच्छा ये बताओ ये क्या होता है? टॉर्निक्वेस्ट टेस्ट क्या होता है? मॉन्टाउक्स टेस्ट क्या होता है? ये शायद डिस्कस किया था मैंने कभी। टॉर्निक्वेस्ट टेस्ट किस किस डिजीज के लिए होता है बताया था ना? नहीं बताया था? टॉर्निक्वेस्ट करते हैं डेंगू के लिए। मॉन्टॉक्स होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। मोटू मोटू ट्यूबरकुलोसिस। मोटू हो गया, मोटू हो गया ना। बताया था, चलो ठीक है। चलिए बिल्कुल सही बात है। चलो दैट्स ऑल फॉर योर husbandry and all the parts. Now starts the very last chapter of your 12th class, that is biotechnology. फिर नेक्स्ट क्लास में बायोटेक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है, ओके, दैट्स गुड। चलिए।